नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। चित्रकूट में 400 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को लेकर एनटीपीसी और राज्य सरकार के बीच अहम अनुबंध हुआ है। इस परियोजना से बुंदेलखंड में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को भूमि लीज व अन्य माध्यमों से अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं के नाइट शिफ्ट से जुड़े विधेयक को पारित कर दिया गया है। अब सुरक्षा मानकों के तहत महिलाएं रात में भी कार्य कर सकेंगी। इससे आईटी उद्योग, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में आरटीई कानून के अंतर्गत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन में इस वर्ष रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया और जागरूकता अभियानों से अभिभावकों को सुविधा मिली। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर मिलने लगे हैं। वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत कई विधानसभा क्षेत्रों में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। इससे चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और लोकतंत्र मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जनवरी में संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट के चालू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास तेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा उत्तर प्रदेश अब देश के विकास का प्रमुख इंजन बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा उत्पादन और निवेश के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। डिफेंस कॉरिडोर के कारण बड़े निवेश आए हैं। इससे न केवल रोजगार बढ़ा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश में नदी संरक्षण के लिए अपनाए गए हाईटेक रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल की केंद्र सरकार ने सराहना की है। गंगा, यमुना और गोमती 3 समेत लगभग 150 किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे पूरा हुआ। इससे अतिक्रमण, प्रदूषण और संरक्षण योजनाओं को वैज्ञानिक आधार पर लागू किया जा सकेगा। प्रयागराज माघ मेला की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने नई योजनाएं तैयार की हैं। श्रद्धालुओं के लिए डबल डेकर बोट और विशेष कार्ड से संगम भ्रमण की सुविधा प्रस्तावित की गई है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मेरठ प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिन में धूप से थोड़ी राहत मिली। कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों के समय में बदलाव या अवकाश घोषित किया गया है। सीतापुर, हरदोई, गोंडा और जौनपुर जैसे जिलों में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। अभिभावकों ने इस कदम को राहत देने वाला बताया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ठंड और पाले के प्रभाव को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई हैं। जिला प्रशासन ने मौसम की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया। इससे बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी और अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। काशी विश्वनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। घाटों पर विशेष रौनक देखने को मिल रही है। प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। शांतिपूर्ण पूजा अर्चना से धार्मिक पर्यटन को भी सकारात्मक बढ़ावा मिला है। यूपीपीएससी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जनवरी तक विज्ञापन जारी होने की संभावना है। 200 से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध रखने का भरोसा दिलाया है। कानपुर मंडी में गेहूं, दाल, सोना और चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं। यह जानकारी किसानों और व्यापारियों के लिए काफी उपयोगी मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार मांग और आपूर्ति में संतुलन के कारण फिलहाल कीमतों में स्थिरता बनी हुई है।
भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से नई किराया सूची लागू कर दी है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अपडेटेड दरों की जानकारी दी गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की सुविधा और सेवा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं। सरधना स्थित ऐतिहासिक चर्च में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कृपाओं की माता मरियम का आशीर्वाद लिया। लोगों ने शांति और सद्भाव की प्रार्थना की। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। इंडिगो एयरलाइंस ने दिसंबर माह से अपने परिचालन को स्थिर करते हुए उत्तर प्रदेश में उड़ानों की संख्या बढ़ाई है। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक विकल्प मिल रहे हैं। हवाई यातायात में बढ़ोतरी से पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने घने कोहरे के बावजूद समय पर अपनी सेवाएं जारी रखीं। यात्रियों ने ट्रेन की आधुनिक सुविधाओं और समयबद्ध संचालन की सराहना की। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उन्नत तकनीक और बेहतर सिग्नल सिस्टम के कारण परिचालन में निरंतर सुधार संभव हो पाया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत 3 महान विभूतियों की प्रतिमाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इन प्रतिमाओं का निर्माण वर्ष 2022 से चल रहा था। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रेरित करना और राष्ट्रवादी मूल्यों को मजबूत करना बताया गया है। 26 दिसंबर का राशिफल कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन, करियर और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक योग बन रहे हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि संयम और सही निर्णय से दिन को और अधिक सफल बनाया जा सकता है। आज के पंचांग के अनुसार रवि योग बना हुआ है और पूरे दिन पंचक प्रभावी रहेगा। शुभ मुहूर्त धार्मिक और पारिवारिक कार्यों के लिए अनुकूल बताया गया है। लोगों ने पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य के साथ दिन की शुरुआत कर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। दिन में धूप निकलने से ठंड से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन शाम होते ही गलन बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। गर्म कपड़े पहनकर और सावधानी अपनाकर ठंड से बचाव किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को याद किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को साहस, त्याग और देशभक्ति की प्रेरणा देना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ये पुरस्कार समाज सेवा, नवाचार, बहादुरी, खेल और कला जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। भारतीय रेलवे द्वारा यात्री किराए में की गई बढ़ोतरी आज से पूरे देश में लागू हो गई है। साधारण और गैर एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर मामूली वृद्धि से लंबी दूरी की यात्राएं थोड़ी महंगी हो गई हैं, जिससे दैनिक यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों के लिए 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देना शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह कदम यात्रियों की असुविधा कम करने और भरोसा बनाए रखने के लिए उठाया गया है। दिल्ली में आज से एनआईए का 2 दिवसीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में देश भर की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद से निपटने की रणनीति और समन्वय पर चर्चा करेंगी। उत्तर भारत समेत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान में भारी गिरावट से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के 26 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार ठंडी हवाओं और धूप की कमी के कारण दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर असर पड़ने की आशंका है। आज सुबह गुजरात के कच्छ जिले में 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन लोगों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। भारतीय शेयर बाजार में आज हल्की बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। गिफ्ट निफ्टी से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच निवेशकों की नजर वैश्विक बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों पर बनी हुई है। कास्ट्रोल इंडिया से जुड़ी बड़ी कारोबारी डील में बीपी कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी स्टोनपीक और कनाडा 2023 पेंशन प्लान को बेचने पर सहमति जताई है। इस सौदे से कंपनी की वैश्विक रणनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
वोडाफोन आइडिया को मुंबई और बेंगलुरु में जीएसटी अधिकारियों द्वारा 83 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने कहा है कि वह इस आदेश की समीक्षा कर रही है और कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। पटना में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से सामान शिफ्ट किए जाने की खबरें चर्चा में हैं। इस घटनाक्रम को राजनीतिक हलकों में कई तरह से देखा जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने जान का खतरा होने की बात कहते हुए पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करने का अनुरोध किया है, जिससे राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आर्थिक सुधारों व सादगीपूर्ण नेतृत्व को स्मरण किया। पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। उनके बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति और भारत बांग्लादेश संबंधों पर नई बहस छिड़ गई है। मीरवाइज उमर फारूक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से हुर्रियत अध्यक्ष का पदनाम हटाए जाने से कश्मीर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस कदम को लेकर अलग अलग राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। अनंतनाग में लश्कर आतंकी के बाजार में देखे जाने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पूरे इलाके में नाकेबंदी कर तलाशी ली जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के मुकरबा चौक पर पुलिस ने बुलेट प्रूफ गाड़ी और अवैध हथियारों के साथ 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में इनके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। गया जिले के शेरघाटी में वार्ड सदस्य और उनके पति की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। समस्तीपुर में एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद हालात बिगड़ गए। गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घरों और दुकानों में आग लगा दी। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया है। राजस्थान के चौमू इलाके में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर विवाद के बाद आधी रात पथराव और लाठीचार्ज हुआ। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया है, जिस पर पीड़िता पक्ष ने नाराजगी जताई है। असम में क्रिसमस समारोह के दौरान एक स्कूल में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में क्रिसमस जश्न के दौरान विवाद और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। शिमला में टर्मिनेट डॉक्टर की बहाली की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर आज सामूहिक कैजुअल लीव पर जा रहे हैं। इससे अस्पताल सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में एक 16 वर्षीय आदिवासी छात्रा ने सरकारी स्कूल परिसर में आत्महत्या कर ली। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और छात्र सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है। उज्जैन में लैंड पूलिंग योजना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि योजना से उनकी जमीन और आजीविका पर असर पड़ेगा। केरल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां नगर निगम में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। पार्टी ने वीवी राजेश को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। आज का पंचांग अनुसार पौष शुक्ल षष्ठी तिथि है। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। धार्मिक कार्य करने वाले लोगों के लिए यह जानकारी विशेष महत्व रखती है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। योजना के पहले चरण में 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन करने पर उपभोक्ताओं को ब्याज और विलंब शुल्क में 100% तक की माफी मिल रही है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से समय रहते लाभ उठाने की अपील की है। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने बेटियों को दी जाने वाली कुल सहायता राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। 20 और 21 दिसंबर को कई जिलों में पात्र लाभार्थियों का डेटा अपडेट किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी किश्तें तय शर्तों के अनुसार दी जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लखनऊ, इटावा और बहराइच में बनाए जा रहे G+3 फ्लैटों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 तय की गई है। आवास विभाग ने बताया कि पात्र परिवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आवास विकास परिषद ने बदायूं के सिविल लाइंस क्षेत्र में नई आवासीय योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत भूखंडों के लिए पंजीकरण 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। योजना को मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त बताया गया है। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी अभियान को और विस्तार दिया जा रहा है। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में महिलाओं को करोड़पति बनाने के नए रोड मैप पर चर्चा हुई और प्रशिक्षण व बाजार सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए गए।